जय हिंद साथियों, पुनः एक बार आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस की हिंदी की विजयी भव सीरीज साथ ही गदर सीरीज चला रहे हैं और यहाँ पर हमारा स्लोगन है कि हिंदी के दम पर हम आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। यूपीपी का अभी ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें कुल 25 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें ऑलरेडी हम 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं। आपको इसको स्टार्ट करने से पहले हम बता दें, हमारी खासियत ये है कि इन 37 से 38 प्रश्नों को अगले 10 मिनट में निपटाएंगे, वो भी डिटेल ट्रिक और बेहतरीन व्याख्या के साथ। यदि अभी तक आप 2 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखें, और यदि आप 25 प्रैक्टिस सेट ध्यान से देख लेते हैं तो 37 में 30 से 32 प्रश्न आपका ऐसे ही फाइनल हो जाएगा। बाकी शेष हम थियरी के माध्यम से समझाएंगे। तो आइए बिना देर किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक अपडेट दे दें। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, देख लीजिए AWNAND_RAI, इसे ज्वाइन कर लें। इसका पीडीएफ भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, साथ ही जितने लेटेस्ट अपडेट होते हैं वो भी सारे यहीं देखने को मिलेंगे। तो आइए अब बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। आप सभी को मालूम है कि ये ई विद्या पब्लिकेशन का बुक है, ऊपर हमने थंबनेल पे लगाया भी है और इसी को हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कपड़ा का पर्यायवाची पूछा गया है, तो सही आंसर यहाँ पर जो होगा बी होगा। वसन का मतलब कपड़ा होता है। कपड़ा के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो पहरावा, पट, चीर, ये सारे कपड़ा के पर्यायवाची होते हैं। जंगल की पर्यायवाची की बात करें, अरण्य, कानन, वन, कांतार, ये सारे जंगल के पर्यायवाची होते हैं। गगन का आकाश, आकाश, अंबर, व्योम, नभ, ये सारे होते हैं। और चलन का मतलब कहते हैं चाल चलन, मतलब गति होता है। अगला प्रश्न है कि आकाश का विलोम क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, आकाश का विलोम 2 होता है मुख्यतः वास्तव में। धरती भी होता है और पाताल भी होता है। तो यहाँ पर पाताल नहीं होगा। सही आंसर यहाँ पर अगर दोनों ऑप्शन दिया गया है तो हम धरती को चूज करेंगे। तो आकाश का विलोम यहाँ पर धरती हो जाएगा। ठीक है। अनर्थ का विलोम अर्थ होता है और अनग का विलोम अघ होता है। अनग का मतलब होता है पवित्र और अघ का मतलब होता है अपवित्र। ठीक है। अगर ऑप्शन में धरती नहीं होता तो हम पाताल को क्लिक करते हैं। अगला यहाँ पर तीसरा पूछा गया है, संज्ञा शब्द कौन सा है। तो गंगा आपका संज्ञा है। संज्ञा की सिंपल सी परिभाषा दें तो दुनिया की जितनी भी चीजें आप देख सकते हैं सारी की सारी संज्ञा होती हैं। यहाँ पर गंगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बाकी आपका नीला, मोटा, पुराना, ये क्या है, विशेषण है, गुणवाचक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है, कौन सा यहाँ पर शुद्ध है। ये देखिए, इसमें लिखा गया प्रश्न ये गलत है, आप थोड़ा सा सुधारेंगे। कौन सा शुद्ध नहीं, यहाँ पर इसको लिखना चाहिए था कि कौन सा अशुद्ध है। तो आप ध्यान से देखेंगे, अशुद्ध का मतलब गलत कौन सा है। देखिए, यहाँ पर जो चिन्ह लिखा गया है ये भी सही है, दवाइयाँ भी सही है और यहाँ पर निर्भर भी सही है। यहाँ पर आपका जो ये कृपया शब्द है ये जो है सही नहीं है। ठीक है। कृपया में आप देखेंगे तो यहाँ पर आधा प या नहीं होता है, यहाँ पर पूरा होता है। कृपया, कृपया कहते हैं। तो इसीलिए अशुद्ध शब्द आपका बी होगा, बाकी शेष आपका शुद्ध है। आगे बात करें, यहाँ पर से कर्ता वाला कारक पूछा गया है, तो सही आंसर पहला होगा, मोहन को जाना है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी कर्म नहीं है, क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ रहा है, इसीलिए कर्ता कारक है। यहाँ पर और शेष में शीला को रोटी खिलाओ, विवाह को पुस्तक दो, शाम को मत आना, शेष में कर्म कारक है। यहाँ पर सर्वनाम शब्द पूछा गया है, तो कुछ आपका सर्वनाम होता है, कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं और सर्वनाम की संख्या पूछेगा तो 11। 11 कौन होता है, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। बाकी यहाँ पर दान, दान का मतलब जब हम किसी को कुछ देते हैं। ठीक है। भजन का मतलब आप जानते हैं, भजन एक प्रकार का गीत होता है और पढ़ना जो है एक प्रकार की क्रिया है। आगे बात करें तो ये गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश से आपको प्रश्न का आंसर देना है। तो पहला प्रश्न लिखा गया है, प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था। तो यहाँ पर हम अगर आपको आंसर दें तो इसका आंसर यहाँ पर देख लीजिए मिल जाएगा। प्राचीन काल में नारी का स्थान समाज में अग्रगण्य था। ठीक है। तो यहाँ पर यही दिया गया है, तो आप ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपको बी दिख रहा है, प्राचीन काल में नारी का स्थान क्या था,
अग्रगण्य था। अगले प्रश्न की बात करें 8 नंबर की, तो आइए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर जो 8 नंबर प्रश्न दिया गया है, नारी तू नारायणी की सही व्याख्या क्या है? तो आप ध्यान से ये पूरा लाइन पढ़ेंगे तो आपको ये देखने समझने को मिल भी जाएगा। इसका मतलब नारी नारायणी की तरह पूजनी है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ते रहेंगे। हम गद्यांश के लिए अलग से हम डिटेल भी चर्चा करेंगे। देश का उद्धार कैसे हो, तो यहाँ पर आप पूरा गद्यांश पढ़ेंगे। लास्ट की जो है 3 से 4 लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नारी को समाज में स्थान देने से देश का कल्याण होगा। उपर्युक्त गद्यांश का आपको उचित शीर्षक बताना है, तो 10 नंबर का सही आंसर नारी तू नारायणी यही इसका उचित शीर्षक होगा। काकल्य वर्ण पूछा गया है, कौन सा है? तो देखिए, ह आपका होता है काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण किसे कहते हैं? जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है, उसे कहते हैं काकल्य वर्ण। समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग है? तो सही आंसर यहाँ पर डी होगा। उप उपसर्ग का प्रयोग करते हैं समीप, छोटा तथा गौण के लिए। आगे बात करें, अगला यहाँ पर 13 नंबर दिया गया है कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो 13 का सही आंसर यहाँ पर डी होगा। अनु अधन एषण, अन्वेषण होता है। यहाँ पर यण स्वर संधि है और इसका मतलब होता है खोज। मक्षिका किसका तत्सम है? मतलब मक्षिका यहाँ पर तत्सम है, आपको इसका तद्भव बताना है। तो सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, मक्खी का। पहला शब्द यहाँ पर मछली दिया गया है, इसका तत्सम मत्स्य होता है। यहाँ पर सी मच्छर दिया गया है, इसका तत्सम मशक होता है। मैं बड़ा वाला स और क, मिट्टी का होता है मृत्तिका। अगला दिया गया है तद्भव शब्द आपको बताना है, तो इसका आपका जो सही आंसर सी होगा। हींग आपका तद्भव होगा। अगर इसका तत्सम बनाएंगे तो ग पे छोटा उ की मात्रा लगा देंगे, हिंगू। ठीक है। हस्त जो है तत्सम होता है हाथ का, हस्ती हाथी का, और हीरक आपका हीरा का होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न आप देखेंगे तो परा उपसर्ग का अर्थ पूछा गया है, क्या होता है? तो इसका सही आंसर आपका बी होगा। परा का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, जैसे कहते हैं जय, इसमें परा जोड़ देते हैं तो पराजय हो जाएगा उल्टा। जीत में परा जोड़ेंगे तो पराजीत हो जाएगा। तो परा का मतलब उल्टा होता है। महाप्राण व्यंजन पूछा गया है, तो महाप्राण किसी भी वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, साथ ही में उसमें व्यंजन होते हैं स स स और है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कौन सा महाप्राण होगा, तो सही आंसर सी होगा। प फ ब भ चौथा वर्ण होगा। यहाँ पर अघोष वर्ण पूछा गया है, कौन सा होता है? तो देखिए, यहाँ पर जो अघोष वर्ण होता है किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण साथ में तीनों स होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो किसी वर्ग का जो पहला दूसरा वर्ण आपको दिख रहा है, ये प आपको पहला वर्ण दिख रहा है। अगला यहाँ पर दिया गया है 19 नंबर, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, इस पंक्ति में दिए गए विकल्पों का सही अलंकार। यहाँ पर देख लीजिए, तारे और तारे 2 बार आया है। तो जब एक शब्द एक से अधिक बार आता है उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। ये भगवान से कहा जा रहा है कि जितने लोगों का आपने संहार कर दिया है, संहार करने का मतलब ये नहीं होता है मारना, तारे मतलब उनका जो है उद्धार किया है, उतने आसमान में तारे भी नहीं हैं। तो एक तारे का मतलब उद्धार है और दूसरे तारे का मतलब आसमान है। तो एक से अधिक शब्द आए, हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पर आपका जो अलंकार होता है वह होता है यमक अलंकार। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आमिष का विलोम पूछा गया है, तो 20 का आपका सही आंसर सी होगा। आमिष का विलोम निरामिष होता है। क्या होता है भाई? निरामिष। ठीक है। अब यहाँ पर और भी शब्द दिया गया है, देख लीजिए सामिस दिया गया है। इसके बाद आपका देख लीजिए, आमिष और सामिस तो एक ही चीज होता है। अनामिष दिया गया है, अनामिष का मतलब मांस रहित होता है और आमिष का मतलब होता है मांस। ठीक है, तो यहाँ पर आमिष का निरामिष होगा। आमिष का मतलब जो मांस खाते हैं, निरामिष का मतलब जो मांस नहीं खाते हैं। आगे दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। माथे पर बल पड़ना, इसका सही अर्थ होता है असंतोष प्रकट करना। अगला, आंख का अंधा गांठ का पूरा, इसका मतलब होता है मूर्ख धनी। सही आंसर यहाँ पर बी होगा।
स्त्री शब्द का विशेषण पूछा गया है, तो सही आंसर यहाँ पर डी होगा। स्त्रैण स्त्री शब्द का विशेषण होता है। अगले प्रश्न की 24 नंबर की बात करें, शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। यहाँ पर अशुद्ध शब्द कौन सा है? आनुषंगिक भी सही है, आध्यात्मिक भी सही है, दायित्व भी सही है, लेकिन जो ऐतिहासिक लिखा गया है, ऐतिहासिक नहीं होता है, ई के जगह पर ऐ होता है, ऐतिहासिक होता है। क्लियर है? 25 नंबर की बात कर लेते हैं। कर्ता कारक परसर कौन सा होता है? ने होता है। हिंदी में कुल कारकों की संख्या 8 होती है। कहते हैं कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के नानी ने रारी रे संबंध अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। तो 8 होते हैं और कर्ता के जो कारक होता है वह ने होता है। किसी कर्ता के साथ यदि ने कारक आ जाए तो जो वह वाक्य होता है हमेशा और हमेशा भूतकाल में होता है और उसमें आने वाली क्रिया हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। क्लियर है? 26 नंबर, ई प्रत्यय से निर्मित कौन सा शब्द नहीं है? तो इसका सही आंसर बी होगा। नगरी में ई नहीं है, ई है। नगर धन ई नगरी होता है। बाकी सब में देख लीजिए मंडली, टोकरी और नाली, सब में लास्ट में ई है। अगला हम बात करें मुहावरा और उनके अर्थ में कौन सा गलत है, तो देख लीजिए, आगे नाथ न पीछे पगहा, इसका मतलब यहाँ पर दिया गया है बंधनहीन, तो ये बिल्कुल सही है। 3-13 होना, संगठित होना, ये बिल्कुल गलत है, यही आपका सही आंसर होगा। 3-13 होने का मतलब तितर बितर होना। ठीक है? एक टकसाल के ढले सब एक जैसे हैं, बिल्कुल सही है। आंख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान, ये भी सही है। यहाँ पर तत्सम शब्द को पहचानना है 28 नंबर में। यहाँ पर सही आंसर पाला होगा, कारण आपका तत्सम है, इसका तद्भव बनाएंगे तो कारण ड़ की जगह पर न हो जाएगा। लोहा आपका तद्भव है, इसका तत्सम लौह हो जाएगा। बंदर आपका तद्भव है, इसका तत्सम बानर होगा। और दूध आपका तद्भव है, इसका तत्सम दुग्ध होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 29 नंबर, निम्न शब्दों में से तद्भव को पहचानिए। पुनः यहाँ पर दिया गया है, तो इसका जो आपका सही आंसर बी होगा। जामुन आपका तद्भव होता है और इसका तत्सम बनाएंगे तो जम्बुल हो जाएगा। क्लियर है? प्रस्तर जो है तत्सम होता है, इसका तद्भव जो है पत्थर होगा। तेल का तैल होता है और पौत्र का पोता होता है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो इसका सही आंसर डी होगा, प्लूत, जिसमें दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। ठीक है? प्लूत का जो चिन्ह होता है 2 प्रकार से लिखते हैं, चाहे ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, और ये प्रयोग किया जाता है एक लंबा धुन और आवाज निकालने के लिए। जैसे दूर से हम जब किसी को बुलाते हैं तो बोलते हैं हे राम, वहां पर हम प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर अनुस्वार जो दिया गया है इसको अंग की मात्रा कहते हैं, इसे शिरोबिंदु भी कहते हैं। और अनुनासिक जो होता है ये चंद्रबिंदु की मात्रा होता है। ह्रस्व आपके 4 होते हैं जिसमें एक ही मात्रा लगती है। आगे दिया गया है यहाँ पर, गंगा तट पर कुछ लोग भोजन कर रहे थे। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें समास पूछा गया है। तो गंगा तट का मतलब होता है गंगा का तट, संबंध तत्पुरुष समास होगा। यहाँ पर सही आंसर बी होगा। आगे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? 32 नंबर का। तो सही आंसर डी होगा। दिन, दिन पुल्लिंग होता है, बाकी साँझ, सुबह और दोपहर ये होते हैं स्त्रीलिंग। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? यहाँ पर सो, देखिए क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों की अगर हम बात करें तो पता करने के लिए आप क्रिया के पहले किसको का प्रयोग करिए। तो राम सो रहा है, सो रहा है के पहले किसको लगाएंगे? किसको सो रहा है? यदि उत्तर मिला तो सकर्मक, नहीं मिला तो अकर्मक। तो किसको सो रहा है? कोई आंसर नहीं मिलेगा। सही आंसर यहाँ पर पहला ही होगा कि राम सो रहा है में अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है भाई? प्रेरणार्थक क्रिया जो किसी से करवाई जाती है, ठीक है, 2 प्रकार की प्रेरणार्थक क्रिया होती है, आना और वाना जोड़ते हैं। जैसे खेलना का खिलाना, खिलवाना। ठीक है? द्विकर्म जिसमें 2 कर्म आए। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं? इसको प्रणय कहते हैं। सख्य भाव का मतलब होता है जो मित्रता होती है। ठीक है? अनेक शब्दों का एक शब्द है, पहला सही होगा। श्रद्धा का मतलब क्या होता है भाई? श्रद्धा का मतलब होता है, अगर बात करें, आदरपूर्ण आस्था को ही श्रद्धा कहा जाता है। प्रेम किसे कहते हैं? स्नेह करने की खुशी को प्रेम कहा जाता है। और सम्मान का मतलब होता है आदर का भाव। आगे बात करें, पाप पातक किस शब्द के अनेकार्थी हैं?
तो 35 नंबर का जो सही आंसर होगा वो बी होगा। इसको अध कहते हैं, इसका ये क्या है, अनेकार्थी है। अब पहला शब्द दिया गया है अग्रिम। अग्रिम का मतलब होता है आगामी या पहला। तीसरा दिया गया है अघट। अघट का मतलब जो न घटे। और चौथा दिया है अचल, मतलब जो न चले, जो स्थिर हो। आशीष, राहुल, राजा शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं। उचित विराम चिन्ह बताना है तो ए वाला ऑप्शन सही होगा। अल्प विराम लगाएंगे। आशीष के बाद देखिए अल्प विराम, राहुल के बाद अल्प विराम जिसे आप कामा कहते हैं, राजा राहुल उसके बाद राजा शुक्ल, इसके बाद अल्प विराम, बाकी आगे ये पूर्ण होगा। हमारे हिंदी व्याकरण में सबसे अधिक अगर किसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तो वह है अल्प विराम। यहाँ पर लिखा गया है नेक कही बैनन अनेक कही नैनन सौ, रही सही सो कही दीनो हिजकीन सौ। इस पंक्ति में कौन सा रस है? यहाँ पर सही आंसर वियोग श्रृंगार है। देखिए यहाँ पर गोपियां जो हैं उद्धव से अपना क्या कर रही हैं, श्री कृष्ण से दूर होने का वियोग बता रही हैं। तो इसका अर्थ ये होगा कि कहती हैं श्री कृष्ण के प्रेम को बताती हैं। कैसे बताती है? थोड़ा आंखों से बोलकर बताती हैं, थोड़ा बाणी से बोलकर बताती हैं, ठीक है, और शेष जो है हिचकियों से रोकर बताती हैं। तो ये कृष्ण के प्रेम में जो है ये क्या है, वियोग है, उनके प्रेम में पागल है। यहाँ पर वियोग श्रृंगार होगा जब कोई दूर हो जाता है। तो ये सब वृंदावन में है, कृष्ण मथुरा चले गए हैं तो इसीलिए वियोग में है। तो ये देखिए हिंदी के कुल हम जो है 37 प्रश्न आपको सॉल्व कराए हैं और पूरा डिटेल व्याख्या के साथ, और जहां भी ट्रिक लग सकता है उसकी भी हमने डिटेल चर्चा की। तो देखिए कम समय में आपको बेहतरीन चीजें दी जा रही हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है इसमें एक प्यारा सा कमेंट और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।